आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के वार्षिक परीक्षा 2021 के पेपर को आज हम हल करेंगे। ठीक है, इस पेपर पे ये नंबर है। यदि इस नंबर का आपके पास पेपर है तो आप ये सारे उत्तर लिख सकते हो। और इसके पहले हमने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के वार्षिक परीक्षा के पेपर के हल वीडियो भी डाल दिए। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ये वैकल्पिक प्रश्न है, 4 में से एक को चूज करना था तो हमने यहाँ सीधा उत्तर लिख दिया। बच्चों आप सीधा उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 1 डाल के उत्तर लिख के फिर नंबर 1 डाल के उत्तर लिख के आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर 2 नंबर डाल के उत्तर लिख के सकते हो। आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले का उत्तर है अ, लोहे में जंग लगना। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। अब जो प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका उत्तर होगा ब 282। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 282। तीसरा है, एक बच्चा मेज को 10 मिनट तक धक्का लगाता है किंतु वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती, तब बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसका उत्तर होगा स वाला शून्य कार्य। अगला जो है पेनिसिलिन है। ठीक है, चौथा है पेनिसिलिन है, तो इसका उत्तर होगा अ, एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। अब पांचवा है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका उत्तर होगा स, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, हमने सीधा उत्तर लिख दिया है। आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हो, उत्तर नंबर 2 डाल के, या फिर आप पूरा रिक्त स्थान भी लिख सकते हो। तो इसमें पहला आएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। दूसरा है परमाणु क्रमांक। तीसरे में आएगा तरल संयोजी। चौथे में आएगा एड्स, विषाणु जनित बीमारी है। और पांचवे में आएगा सेल्यूलोज। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरे के आंसर है, पहले में आएगा रिक्त स्थान में ऊर्ध्वपातन, दूसरे में परमाणु क्रमांक, तीसरे में तरल संयोजी, चौथे में एड्स और पांचवे में सेल्यूलोज। ठीक है, उसी प्रकार अब प्रश्न नंबर जो तीसरा है, सही जोड़ी बनानी है। यहाँ पर सही जोड़ी, तो हमने यहाँ सही जोड़ी बना रखी है, आप सीधी ऐसी के ऐसी ही लिख सकते हो। ठीक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली होती है। गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिया था ये नियम। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। अमोनियम सल्फेट है NH4 और ओजोन परत जो है इसे CFC से जोड़ा है, जो ऑप्शन में था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है, इसलिए इससे जुड़ा है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर चौथा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना हमें। तो इसमें पहला प्रश्न था सोडियम का संकेत लिखिए। ठीक है, सोडियम का संकेत लिखिए। तो सोडियम का संकेत है Na। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है, चौथे प्रश्न का अगला है, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका उत्तर होगा केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जो है जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 19.6 न्यूटन। इसके बाद अगला है, बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। गति का प्रथम समीकरण लिखिए। तो गति का प्रथम समीकरण है V बराबर U धन AT। ठीक है, V बराबर U धन AT। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 5वां है, मिश्रण के पृथक्करण की 2 विधियों के नाम लिखिए। ठीक है, मिश्रण के पृथक्करण की 2 विधियों के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, मिश्रण के पृथक्करण की 2 विधियां है, आसवन विधि और ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 से 4 तक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन थे ये। ठीक है, चारों में जो भी क्वेश्चन थे वो 1-1 नंबर के थे। प्रश्न नंबर 5वां जो है यह 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर का है, मिश्रण के पृथक्करण की 2 विधियां। तो ये 2 विधियां आसवन विधि और ऊर्ध्वपातन विधि। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, परमाणु क्या है, कोई 2 परमाणु के नाम व संकेत लिखिए।
तो इसका उत्तर होगा परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। कोई दो परमाणु के नाम लिखने थे और संकेत तो हमने लिखे हैं क्लोरीन Cl और सोडियम Na। इसी प्रकार अगला प्रश्न नंबर 7वां है। 7वां प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए। तो बच्चों ये जो प्रश्न नंबर 5 से लगाकर सारे जो क्वेश्चन है इसमें अथवा वाले प्रश्न भी हैं, तो हमने अथवा वाले प्रश्न छोड़ दिए, मतलब दोनों में से कोई से एक ही प्रश्न किए हैं जो कि हमें करना है। ठीक है, जो सरल लगे थे वो करे हैं। ठीक है, आप इसी तरह से कर सकते हो प्रश्न पत्र में देखकर। यदि आपको इसके अलावा कोई सरल लग रहा है तो वो कर सकते हो। तो प्रश्न नंबर 7 में जो हमने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए, तो इसका उत्तर है पहला, माइटोकॉन्ड्रिया सभी क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। और दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संग्रह होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 8वां है, एक समान गति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसमें दो में से एक क्वेश्चन करा है हमने। इसका उत्तर है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 है, त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसका एसआई मात्रक है ms-2। ठीक है, ms-2 या फिर इसको हम लिख सकते m s का स्क्वायर। ठीक है, ये s का स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर जो 10 है, यौगिक के मिश्रण में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, यौगिक के मिश्रण में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 10वां है ये। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखोगे। ठीक है, इसका उत्तर आप ये लिख लोगे। यौगिक और मिश्रण में अंतर लिखना था हमें। यौगिक और मिश्रण में अंतर, तो मिश्रण जो होता है आपको इसी तरह से बना लेना है, मिश्रण और यौगिक अलग अलग। ठीक है, फिर मिश्रण जो है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है और यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। दूसरा, इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं और यौगिक में इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं। फिर तीसरा है, इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है और यौगिक में लिखेंगे इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार यौगिक और मिश्रण में अंतर हम लिख लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 11 है, समस्थानिकों के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, समस्थानिकों के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो हर प्रश्न में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई सा एक करना है, तो हमने कोई सा एक ही किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर है प्रश्न 11 का उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है समस्थानिकों के कोई 3 प्रयोग लिखने हैं। तो हम कोई से ये 3 प्रयोग लिख लेंगे जो कि आपके बुक में है। तो इसमें पहला है, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। और तीसरा है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो ये समस्थानिकों के 3 प्रयोग है जो कि आपकी बुक में से हैं। तो यह आप लिख लोगे। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है यह। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में, ठीक है, 2 प्रश्न दे रखे हैं, अथवा वाला और ऊपर वाला। तो हमने जो एक क्वेश्चन करा हुआ आप अपने पेपर में से भी देख सकते हो कि आपने कौन सा कर रखा। तो प्रश्न नंबर 12 है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर बताने हमें। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर हमें बताने हैं। तो इस तरह से आप लिख दोगे, प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में लिखेंगे इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ठीक है, घिरा होता है और इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, नाभिकीय झिल्ली का अभाव होता है। तो इसका आगे का भाग है, ठीक है, नाभिकीय झिल्ली का अभाव होता है और इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। और तीसरा है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित। तो यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो।
तो पहला और दूसरा अंतर ये है और तीसरा अंतर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ दे रखा है। इस प्रकार ये अंतर हमें लिख लेना है। अगला प्रश्न नंबर 13 है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर है दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखना है। तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो जाता है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। तीसरा है, दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है और विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार दूरी और विस्थापन में यह 3 अंतर है जो कि आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो इसका उत्तर है सूर्य से आने वाली अवरक्त प्रकाश की किरणें वायुमंडल में तो प्रवेश कर जाती है, किंतु पृथ्वी सतह से टकराने के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की परत इन किरणों को बाहर निकलने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही, तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव, यह उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 15 जो है, निम्न पदार्थों के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। निम्न पदार्थों के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए और इसमें CH4 और P4 है जिनके मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। ये दोनों प्रश्न अथवा वाले हैं। ठीक है, अथवा वाले जो नीचे वाले क्वेश्चन थे वो हमने करे हैं। तो मोलर द्रव्यमान की गणना आप यहाँ से करोगे। ठीक है, मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए हम सीधे से लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो मोलर द्रव्यमान में आपको पहला वाला लिखना है, मीथेन का CH4 का मोलर द्रव्यमान बराबर 1 गुणा 12 धन 4 गुणा 1 बराबर 12 धन 4 बराबर 16 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु लगा तो यहाँ आपको गुणा लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सबसे पहला वाला CH4 का हमसे पूछा था और इसके बाद P4 का पूछा है, फास्फोरस अणु P4 का मोलर द्रव्यमान 4 गुणा 31 बराबर 124 ग्राम। 4 गुणा 31 बराबर 124 ग्राम। यह तीसरा वाला हमें करना है। तो ये 2 ही आए हैं एग्जाम में, पहला और तीसरा वाला आपको उतार लेना है ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ बिंदु की जगह गुणा लिख देना है और ऐसे ही उतार लेना है। ये 124 ग्राम लिखा है, 16 ग्राम लिखा हुआ है और यह मोलर द्रव्यमान की गणना इस प्रकार से की जाती है। प्रश्न नंबर जो 16 है, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसके अथवा में था रेखित अथवा अरेखित पेशी में अंतर लिखिए। तो कोशिका का चित्र बनाना और आसान होगा। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका का चित्र यह है बच्चों, आपकी पुस्तक में है, यह पेज नंबर 87 पर है। ठीक है, पेज नंबर 87 पर जो तंत्रिका कोशिका का चित्र अपनी पुस्तक में देखकर भी आप आसानी से बना सकते हो। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है आपकी पुस्तक के पेज नंबर 87 पे और आप चाहे तो यहाँ से देख के भी आसानी से बना सकते हो इसको। तंत्रिका कोशिका का चित्र है और आपको केवल चित्र बनाना है और नीचे लिख देना न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यहाँ पे तंत्रिका कोशिका लिख देना है तो ये चित्र हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 17 है, द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो द्रव्यमान और भार में हमें अंतर लिखना है यहाँ पे। तो इसका उत्तर होगा द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक है, द्रव्यमान और भार में जो अंतर है वो इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है चाहे वस्तु विश्व में कहीं भी हो। और भार, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। भार बराबर W। ठीक है, भार जिसे W से प्रदर्शित किया गया, W बराबर mg। इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग हो सकता है। तो द्रव्यमान और भार में जो अंतर है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जो बैटरी जो बल्ब जलाती है उससे जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है वह हमें बताना था। इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 18 जो इसका उत्तर है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहती है
जब बैटरी को बल्ब से जोड़ा जाता है तो बैटरी की विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग बल्ब की चमक के रूप में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पूरे प्रक्रम में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। तो यह इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है यह। अगला प्रश्न नंबर 19 है, प्रतिरक्षीकरण टीकाकरण क्या है? ऐसे दो रोगों के नाम लिखिए जिनको टीकाकरण से ठीक किया जा सके। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रतिरक्षीकरण टीकाकरण क्या है? तो इसका उत्तर है प्रतिरक्षीकरण शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करने हेतु टीका लगाने की प्रक्रिया को टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है और उस पर बाहरी नकारात्मक वातावरणीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद हमें दो ऐसी बीमारियों के नाम लिखने थे जिनके टीके लगाए जाते हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे पोलियो। ठीक है, पोलियो का टीका लगाया जाता है और दूसरा है मिजल्स। तो इस प्रकार ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 जो है, 20 है रुदरफोर्ड के परमाणविक मॉडल का वर्णन कीजिए। तो रुदरफोर्ड के परमाणुक मॉडल का वर्णन करना हमें यहाँ पर। इसका उत्तर होगा रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का वर्णन करना है हमें। तो यहाँ पे से हम यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। आपके बुक के पेज नंबर 54 पर है या बुक के पेज नंबर 54 पर रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है जो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है इसको। तो यह पूरा परमाणु मॉडल है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 21 है, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में कोई 5 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, ठीक है, इसका उत्तर हम लिखेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोई 5 अंतर यहाँ लिखना है। तो इसका उत्तर होगा पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। दूसरा है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती है या आकार में छोटी होती है। और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पूरे 5 अंतर है जो आप अपनी कॉपी में प्रश्न का नंबर डालकर उत्तर लिखकर लिख दोगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए तथा सूत्र F बराबर ma का को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखकर हमें F = ma व्युत्पन्न करना है। इसका उत्तर है प्रश्न नंबर जो 22 है उसका उत्तर है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखकर हमें F = ma व्युत्पन्न करना है। तो इसका उत्तर होगा गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती तथा वस्तु की दिशा में होती है। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से गतिशील है, इस पर असंतुलित बल F समय t पर लगाया जाता है जिसके कारण इसका वेग v हो जाता है। तब प्रारंभिक संवेग P1 बराबर mu, अंतिम संवेग P2 बराबर mv। संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 बराबर mv माइनस mu। तो m बराबर v माइनस u हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर हो जाएगी m v माइनस u अपॉन या बटे t। तो यहाँ पे हो जाएगा ma, क्योंकि a जो है a बराबर होता है v ऋण u बटे t। तो v ऋण u बटे t के बजाय हमने a लिख दिया है, इसलिए हो गया ma। तो द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। बल F समानुपाती है ma। ठीक है, और इसलिए हो जाएगा F बराबर ma। तो यह हमने इसे सूत्र को व्युत्पन्न कर लिया है और यह न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है जिसे आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यह विज्ञान के सारे प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। पूरा पेपर हल हो चुका है और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।